हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जीतू फिजिक्स। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकंड वीडियो। तो पहले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकंड वीडियो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियो नंबर 02। तो पहले वीडियो में हम उसका प्रॉपर्टी और उसका कितना प्रकार के चार्ज होते हैं वो डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कितना प्रोसेस है जिसमें कि एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, और वो है 3 प्रकार के डिफरेंट प्रोसेसेस of charging a body, जनरली 3 तरीके के होते हैं। ओके, एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक है चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। तो जनरली 3 तरीके होते हैं एक बॉडी को चार्ज करने के लिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, 2 बॉडी को अगर हम रब करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जिसमें लिखते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसमें, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और अलग कुछ होता है, ये वाला पूछा जाता है, तो हम आराम से लिख सकते हैं इसको। ओके, और कंडक्शन में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इंडक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 ठो शॉर्ट क्वेश्चन है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्शन में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इंडक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हम सीधा चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कूलम्ब्स लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, उससे पहले जानने के लिए हम क्या करेंगे, जान लेते हैं चार्ज का एक और प्रॉपर्टी, जो कि सेम चार्ज अगर रहेगा तो उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। इन दोनों के बीच में क्या फोर्स क्रिएट होगा, रिपल्सन देखा जाएगा, रिपल्सिव फोर्स और रिपल्सन देखा जाएगा। लेकिन अगर चार्ज बॉडी डिफरेंट रहते हैं तो उनमें क्या देखा जाएगा, एट्रैक्टिव देखा जाएगा, एट्रैक्टिव फोर्स नजर आएगा। क्लियर। तो ऑगस्टी डी कूलम ने क्या बोला, ऑगस्टी डी कूलम ने बोले कि it states that the force of attraction or repulsion between two charge bodies is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them, ओके गाइस। तो इसको आइए हम समझते हैं अच्छे तरीके से। 2 ठो चार्ज बॉडीज है, एक Q1 है, एक Q2 है। ओके, 2 ठो चार्ज बॉडी है, एक Q1 और एक Q2। तो
कूलम्ब्स लॉ में क्या बोला गया, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो अगर उनमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स F और रिपल्सिव फोर्स F हुआ तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो गया r, और इन दोनों बॉडी के सेंटर में से डिस्टेंस लिया जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल K Q1 Q2 upon r square, where K is the proportionality constant। ओके, ये डिपेंड करता है, ये दो चार्ज किन मीडियम में हैं ये डिपेंड करता है, तो मीडियम के ऊपर ये K डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि K का वैल्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और ये वाला तो पूरा इंपॉर्टेंट वाला है, 5 स्टार वाला है ये कूलम्ब्स लॉ, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 5 स्टार वाला है। ओके, सिंपल सा है। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, ये K का वैल्यू लिखेंगे जो कि CGS में लिखा जाता है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिखा जाता है, K के जगह कितना लिखा जाता है, K1 लिखा जाता है। ओके, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे तो K का वैल्यू लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कि ये मीडियम अलाउ करता है कि फोर्स को डिक्रीज कर दे। एआर मीडियम में परमिटिविटी जो है उसका रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 है, लेकिन ये वाला परमिटिविटी क्या है, मीडियम का वैल्यू है। ये बोलता है कि मैं उस फोर्स को डिक्रीज कर दूंगा। क्या बोलता है ये क्या अलाउ करता है, परमिटिविटी परमिट करता है कि ये मीडियम का जितना भी रिलेटिव परमिटिविटी हो सब लगा दे और फोर्स को दोनों चार्ज के बीच में फोर्स जो है उसको डिक्रीज कर दे। ये सपोर्ट नहीं करता है, ये डिक्रीज कर देता है। ओके, तो आइए जानते हैं एप्सिलॉन के बारे में। एप्सिलॉन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे। तो ठीक है, अभी देखते हैं हम। तो ये जब हो जाएगा ऐसा तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एआर मीडियम एप्सिलॉन r का वैल्यू होता है 1। कितना होता है एप्सिलॉन r का वैल्यू, 1 होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं FAR मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 है, तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया AR मीडियम के लिए। ठीक उसी तरह हम मीडियम के लिए अगर लिखेंगे, किसी भी मीडियम के लिए अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन लिख देंगे, ये मीडियम का है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया मीडियम का। ओके, अगर हम यहाँ पे FAR डिवाइडेड बाय F मीडियम करेंगे तो क्या आता है, देखो अच्छे से,
एफ ए आर बाई एफ मीडियम, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/ε0, यहाँ बच जाएगा 1/ε, तो इसको हम लिख सकते हैं ε/ε0। तो हमको पता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना है, ε0 εr, अगर ε/ε0 होता है तो क्या होता है εr, तो ε/ε0 के बदले में क्या लिख सकते हैं εr। तो यहाँ पे फार्मूला आ गया फोर्स इन एयर मीडियम बाय फोर्स इन एयर मीडियम बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ε/ε0 इज नथिंग बट εr एंड इज नथिंग बट स्मॉल k, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, तो हम क्या लिख सकते हैं एफ ए आर बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एंड अगर हमको पूछा जाएगा जी कि एफ मीडियम कितना है, तो हम क्या करेंगे फ्री स्पेस का निकाल देंगे, उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम देखकर उसके डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा फोर्स इन मीडियम मिल जाएगा। ओके, ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन में आता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा तो आप मीडियम कैसे निकालेंगे, ए आर मीडियम का पहले फोर्स निकालेंगे, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड कर देंगे। ओके ओके मेरे दोस्तों, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ε0 का वैल्यू कितना है। ε0 का वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको पूरा याद कर लेना है। और ठीक उसी तरह 1/4πε0 का वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस वैल्यू को भी पूरा याद कर लेना है। ओके मेरे दोस्तों, ठीक उसके बाद हम आते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ε0, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ε0। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए हमको ε0 का वैल्यू निकालना है पहले तो एफ ए आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0, सिमिलर चार्ज ले जाते हैं, क्यू स्क्वायर कर देते हैं और डिस्टेंस को आर स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे ε0 कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला में हम कांस्टेंट नहीं लेते हैं तो इसको मैं कंसिडर नहीं किया हूँ। तो इसको लेके हम अभी कैलकुलेट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, तो ε0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो क्यू चार्ज का कितना है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। तो इसके लिए लिखेंगे A1 इंटू T1, ये सर नो, इसके लिए कितना लिखेंगे A1 इंटू T1, तो ये लिख देंगे A1 T1 का कितना है स्क्वायर है डिवाइडेड है, फोर्स के लिए कितना लिखेंगे M1 L1 T-2, और डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे L1, तो 2 है तो डायरेक्ट L2 लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा आप लोगों का ε0 का डायमेंशनल फार्मूला A2 T2 इंटू ये ऊपर ले जाएंगे -1 L-3 T+2, तो कितना आ जाएगा देखो M-1 L-3 T4 A2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट short question. So on short question point of view, it's a very important dimensional formula, that is the dimensional formula of permittivity in free space. Okay, और ये वाला उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बराबर का है इम्पोर्टेंट। ओके, तो इससे हम ये जो लिखे हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो चार्ज के लिए क्या लिखते हैं कूलम स्क्वायर लिखते हैं, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं न्यूटन, डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं मीटर, तो 2 मीटर स्क्वायर है तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया। अगर 1/4πε0 का पूछा जाएगा, 1/4πε0 का यूनिट पूछा जाएगा, तो आर स्क्वायर को इधर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर को इधर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो अच्छे से याद कर लेना आज जो टॉपिक पढ़ाया हूँ, और ये वाला भी खास कंसेप्ट था कि एफ ए आर बाय एफ मीडियम इज इक्वल एप्सिलॉन बाय परमिटिविटी इन मीडियम बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी और इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, दैट इज स्मॉल k. Okay, here we write capital K, that is 1/4πε,
एंड हियर वी राइट स्मॉल k, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, तो आज के लिए इतना सा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कूलम्ब से लेकर वेक्टर फॉर्म। ओके, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और अच्छे से याद करेंगे।